स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक CDP के मापन और मूल्यांकन से है। मापन और मूल्यांकन एक ऐसा टॉपिक है जिससे सीटेट में हर बार 2-3 प्रश्न पूछता ही है। इसके अलावा जितने भी स्टेट टेट्स हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, रीट हो, जे टेट हो, बी टेट हो, MP टेट हो, यहाँ से यानी इन सभी टेट्स में भी यहाँ से प्रश्न 2-1 रहता ही है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में जिक्र करेंगे कि मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या है, मापन के क्या उद्देश्य हैं, मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं, मापन और मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा। तो आइए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मापन एवं मूल्यांकन। मापन क्या होता है, एकदम आसान भाषा में, सरल भाषा में बात करें, किसी भी चीज़ को मापना, किसी भी चीज़ को नापना, ये मापन कहलाता है। मान लिया जाए कि आपकी लंबाई मापी जाए तो आप क्या करेंगे कि एक टेप लाएंगे और उसका लंबाई माप लेंगे। किसी चीज़ का वजन निकालना हो तो तराजू और बटखरा लाएंगे, बाट लाएंगे, उससे वजन निकाल लेंगे। कोई लीटर में कोई चीज़ लीटर में नापते हैं, कोई चीज़ मीटर में नापते हैं। तो किसी भी चीज़ को नापना या मापना कहलाता है मापन। और उस मापन के दरमियान में क्या करते हैं कि हम कुछ न कुछ देते हैं, एक अंक देते हैं या एक ग्रेड देते हैं। जैसे यदि हम कोई वजन माप लिए तो हम लोग कहते हैं कि 5 किलो है, 6 किलो है, 10 किलो है, तो वो क्या हो गया, एक वजन हो गया, तो एक अंक देना हो गया। तो यानी मापन क्या है कि अंक अथवा ग्रेड प्रदान करना मापन कहलाता है। यही चीज़ अब विद्यार्थी कितना जान रहा है, हम उसका टेस्ट लें और टेस्ट के आधार पर क्या करेंगे कि उसको अंक देंगे या फिर ग्रेड देंगे। जैसे अंक अथवा ग्रेड देना शुरू कर दिए, दे दिए, तो वो चीज़ क्या हो गया, मापन कहलाता है। किसी वस्तु के गुणों तथा विशेषताओं का वितरण करना ही मापन कहलाता है। यानी कोई वस्तु है, उसका गुण है, जो भी गुण है उसका गुण बता रहे हैं या विशेषता बता रहे हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाता है, वितरण करना ही मापन कहलाता है। मापन 2 प्रकार का होता है, एक मात्रात्मक मापन एवं गुणात्मक मापन। देखिए, मात्रात्मक मापन क्या होता है कि हम जिसको मात्रा के हिसाब से मापते हैं, किसी चीज़ के मात्रा के बारे में पता करते हैं माप कर, तो उसको हम लोग मात्रात्मक कहते हैं। जैसे कि भाई किसी का वजन मापना है तो मात्रा में आएगा। अब पानी ही मापना है कि कितना है, 1 गिलास है, 2 गिलास है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, तो ये आपका मात्रा में हो गया। यदि हम अपनी लंबाई मापें तो क्या होगा कि वो मात्रा में होगा। तो ऐसे मापन को कहते हैं हम लोग मात्रात्मक। और दूसरा जो गुणात्मक होता है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति या जीव या प्राणी के अंदर के गुण की बात करें, गुण को मापते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग गुणात्मक। जैसे कि क्या करते हैं हम लोग कि कोई बच्चे का हम टेस्ट लेते हैं तो उसको एक ग्रेड देने के साथ साथ क्या करते हैं, उसके गुण का भी व्याख्या करते हैं कि ये अच्छा लड़का है, ये खराब लड़का है, ये अनुशासित लड़का है। तो हम जब गुण की व्याख्या कर रहे हैं तो गुण को माप रहे हैं, तो ये चीज़ कहलाता है गुणात्मक मापन। हम लोग कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, बाजार जाते हैं, कोई चीज़ खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदना हो, फल खरीदना हो, सब्जी खरीदना हो, या फिर कोई भी वस्तु खरीदना हो, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, अल्लाह फल्ला जो भी खरीदें, तो हम क्या करते हैं कि उसका एक गुण देखते हैं। गुण क्या देखते हैं, यदि कपड़ा खरीदना है, कहेंगे दुकानदार आपको गुण बताएगा। गुण क्या बताएगा कि ये सूती कपड़ा बहुत फाइन है, ये एकदम स्पेशल है। तो आपके सामने वो क्या कर रहा है, गुणात्मक चीज़ बता रहा है, गुणात्मक बता रहा है। तो ये चीज़ कहलाता है गुणात्मक मापन। तो यानी मापन समझ गए होंगे कि मापन 2 प्रकार के, एक मात्रात्मक और दूसरा गुणात्मक मापन। अब आगे है मूल्यांकन। देखिए, मूल्यांकन क्या है कि कोई मूल्यांकन स्पेशल चीज़ है नहीं। मूल्यांकन मापन प्लस व्याख्या या मूल्य निर्धारित करना कहलाता है मूल्यांकन। जैसे कि मूल्यांकन है तो पहले मापन करेंगे और उसके साथ उसका व्याख्या करेंगे, तभी
व्याख्या करेंगे या मूल्य निर्धारित करेंगे तभी उस चीज़ का मूल्यांकन होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, मापन ही रह जाएगा। जैसे कि हम कोई चीज़ माप लिए, मापने के बाद हम क्या करते हैं कि एक व्याख्या करते हैं कि इसमें इतना चीज़ है, इसमें इतना चीज़ है, ये चीज़ रहने से अच्छा रहता, ये चीज़ इसके लिए उपयोगी है, ये चीज़ उसके लिए उपयोगी है। तो हम जब उसका व्याख्या कर लेते हैं मापने के साथ साथ, तो या फिर मूल्य एक वैल्यू निर्धारित कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग मूल्यांकन। और अब देखिए यहाँ पर छात्रों के साथ या विद्यार्थियों के साथ की बात करें कि उसमें मूल्यांकन क्या करते हैं कि हम मापन करते हैं। किसी बच्चे का टेस्ट ले लिए, किसी बच्चे का टेस्ट ले लिए 100 नंबर का, वो यदि 80 लाया तो 80 तक तो वहाँ तक तो उसका मापन हो गया। और जैसे कहते हैं कि ये ग्रेड ए में है, ए ग्रेड का लड़का है, बहुत अच्छा मेरिटोरियस लड़का है, बहुत तेज इंटेलिजेंट लड़का है, तो हम क्या कर रहे हैं कि उसका व्याख्या कर रहे हैं या मूल्य निर्धारित कर रहे हैं, तो ये चीज़ कहलाता है मूल्यांकन। मूल्यांकन का प्रयोग बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा किसी की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। यानी जब हम मूल्यांकन करते हैं तो किसी बच्चे का हम संपूर्ण व्यक्तित्व या पूरी स्थिति का पता लगाने के लिए मूल्यांकन करते हैं। यानी संपूर्ण स्थिति की बात करें, संपूर्ण व्यक्तित्व की बात करें कि यानी जो भी चीज़ है, बच्चा पढ़ कैसे रहा है, बच्चा पढ़ने में कैसा है, बच्चा पढ़ने के पीछे लगनशील कितना है, बच्चा हर चीज़ में, हर क्षेत्र में किस तरह से है। सिर्फ पढ़ाई को ही नहीं देखेंगे कि वो डिसिप्लिन्ड है या नीट एंड क्लीन है। आजकल का रिपोर्ट कार्ड में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगा कि आप जो है कंटिन्यू, मतलब कहें क्या कहें कि आपको रिपोर्ट कार्ड में दिख जाएगा कि फलाना विद्यार्थी इतना नंबर लाया ग्रेड ए, वो उसका मापन हो गया। उसके साथ ही देखते हैं क्या कहता है, इसमें रहता है नीट एंड क्लीन, पंक्चुअल नहीं, विनम्र वगैरह वगैरह। तो उसमें क्या है, किसी संपूर्ण स्थिति का जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है क्या चीज़, मूल्यांकन। ये बात रॉस कहे हैं, रॉस का ये डिफिनेशन है। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस हद तक और किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। देखिए मूल्यांकन क्या करता है, ये डांडेकर हैं जो बहुत फेमस हुए मूल्यांकन से संबंधित। तो ये कहता है कि बालक के किस हद, कोई भी बालक जब कोई काम कर रहा है या कोई चीज़ सीख रहा है तो वो किस हद तक सीखा और अपने उद्देश्य की प्राप्ति में वो कहाँ तक हासिल कर पाया, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति को कहाँ तक कर पाया, तो इसी को कहते हैं हम लोग मूल्यांकन। आइए आप देखते हैं मापन तथा मूल्यांकन में कुछ बेसिक अंतर है। इसको आप एक जगह लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। ये रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मापन और मूल्यांकन में अंतर नहीं है। तो मापन, देखिए इसका अर्थ मापना होता है। शुरू में ही बताया कि मापन का अर्थ क्या होता है कि मापना, नापना या तौलना, इसको कहते हैं हम लोग मापन। दूसरा, मापन के साथ गुण की व्याख्या। मूल्यांकन किसको कहते हैं कि ये मापन के साथ साथ उसके गुण की व्याख्या करते हैं या मूल्य निर्धारित करते हैं, तो ये चीज़ कहलाता है मूल्यांकन। मापन में यानी इसमें संख्यात्मक विवरण होता है। यानी जब हम मापन करते हैं तो उसमें एक संख्या होता है कि जैसे कि कोई टेस्ट ले लिए 50 नंबर का, उसमें 10 लाया, कोई 12 लाया, कोई 20 लाया, तो उसमें एक संख्या होता है। तो यानी संख्यात्मक विवरण करना मापन के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या है कि गुणात्मक विवरण, और पहले ही शुरू में ही बताए थे मूल्यांकन बराबर होता है मापन प्लस व्याख्या, मापन प्लस व्याख्या। तो ये चीज़ मान कर चलना है कि जो चीज़ मापन में है वो चीज़ मूल्यांकन में डिफिनिट है, वो चीज़ मूल्यांकन में डिफिनिट है। तो दूसरा पॉइंट क्या आपका कि इसमें गुणात्मक विवरण होता है। यानी मापन के साथ साथ, संख्यात्मक विवरण के साथ साथ इसमें गुणात्मक विवरण भी होता है मूल्यांकन में। तीसरी बात है, यह सीमित या संकीर्ण क्षेत्रों के लिए होता है। यानी एक लिमिट क्षेत्र के लिए होता है मापन। हम मान लिया जाए कोई चैप्टर टेस्ट ले रहे हैं, तो चैप्टर टेस्ट ले लिए बच्चे का 20 नंबर का, तो वो उसका मापना हो गया, एक छोटा सा क्षेत्र के लिए हो गया। लेकिन मूल्यांकन क्या है कि व्यापक क्षेत्र के लिए होता है। और व्यापक क्षेत्र के लिए आपको मूल्यांकन करने के लिए क्या करना होगा कि समय देना होगा। बहुत ज़्यादा समय भी लगता है कि हर तरह से ये सत्र की समाप्ति के बाद भी हो सकता है, आधा टॉपिक यानी कहें कि हाफ ईयरली भी हो सकता है। उसके बाद हम और कई कड़ियाँ कि ये शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों में कितना अचीवमेंट प्राप्त किया, कितना अपने उद्देश्य की प्राप्ति में
कामयाब हुआ। तो ये मूल्यांकन व्यापक क्षेत्र के लिए होता है। अगला है, यह केवल मात्रात्मक होता है। यानी जब हम मापन करते हैं तो इसमें सिर्फ मात्रात्मक होता है। यानी हम माप लिए कि 100 में 20 नंबर लाया तो ये इसका मात्रा बता दिया, या फिर बच्चे का हम कोई भी चीज़, जैसे मात्रात्मक बताए कि जब हम किसी चीज़ का मात्रा का पता लगाएंगे तो वो मात्रात्मक हो गया। तो बच्चे टेस्ट लिए, टेस्ट लेने के बाद जो है हमको पता चल गया 100 में 20 आया, तो मात्रात्मक यहाँ काम इसका मापन का खत्म हो गया। लेकिन यहाँ क्या है कि यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। जैसे अब 100 में आप 20 लाइएगा तो वहाँ गुण बोलना सोसाइटी के लोग भी शुरू कर देते हैं, क्या पढ़ेगा, कभी पढ़ता ही नहीं है, कभी सक्सेस नहीं करेगा, तरह तरह का गुण बखान करना शुरू कर देगा। यही चीज़ है कि मात्रा आपका बड़ा हो जाए, मात्रा आपके अंदर बड़ा हो जाए, 100 में आप 90 ले आए, 95 ले आए, 99 ले आए, 100 में 100 ले आए, तब गुणात्मक आपका बदल जाएगा। तो यानी क्या होगा कि दोनों स्थिति में मूल्यांकन में क्या होगा कि मापन होगा जिसमें मात्रा का पता चलेगा, फिर उसके बाद हम गुणात्मक व्याख्या भी करते हैं। यह कम समय के लिए होता है, यानी मापन करना है, मात्रात्मक पता चल गया, कम समय लग गया। लेकिन इसमें क्या है कि यह अधिक समय के लिए होता है, कि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो इसमें समय पर समय लगता है, कई चीज़ों को जानने परखने में समय लग जाता है। यह पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है, यानी आप किसी चीज़ का मापन कर रहे हैं, जो पाठ्य वस्तु होता है, जो सिलेबस होता है, जो करिकुलम होता है, उसके अंदर तक ही ये लिमिट होता है। लेकिन मूल्यांकन में क्या होता है, ये उद्देश्य केंद्रित होता है कि हम बच्चे का मापन क्यों कर रहे हैं, मेरा उद्देश्य क्या है। तो उसमें कई जो उद्देश्य केंद्रित है मापन, यानी मूल्यांकन करना क्या हो गया, उद्देश्य केंद्रित होता है, और मापन में ये पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है। मापन में भविष्यवाणी संभव नहीं है। अब कोई भी मान लिया जाए कि कोई लड़का है और किसी एक टॉपिक का आप टेस्ट ले लिए, वो 100 में 100 ले आया, दूसरा बच्चा जिसका IQ बहुत तेज है और उस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं, टेस्ट लीजिएगा तो 10 हो गया। तो आप ये बताइए कि ये आप उसके बारे में भविष्यवाणी दोनों के बारे में नहीं कर सकते हैं कि जो 100 में 100 लाया, कोई गारंटी नहीं है कि एक चैप्टर में या एक विषय में या किसी एक पर्सनल टेस्ट में वो 100 में 100 लाएगा, तो उसका भविष्यवाणी हम तय नहीं कर सकते। लेकिन जब हम पूरा ओवरऑल मूल्यांकन करेंगे मापन करते हुए, तब एक एक्यूरेसी पता चलेगा, और उस एक्यूरेसी के तहत हम क्या करेंगे कि उस बालक का भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो भविष्यवाणी करना इसमें संभव होता है मूल्यांकन में, और मापन में भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता है। आगे है मूल्यांकन का उद्देश्य। हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, हम बच्चों का मूल्यांकन क्यों करें। हम एक शिक्षक होने जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं, हम बच्चों का मूल्यांकन क्यों करें, मेरा क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो पहला, व्यवहार, बालकों का व्यवहार एवं आचरण में होने वाले परिवर्तन की जांच करना, कि हमको ये पता करना है, ये हमको जांच करना है कि बच्चों के व्यवहार में और आचरण में कैसे परिवर्तन हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा है कि पता लगाना कि बालकों ने किस सीमा तक कुशलताओं एवं योग्यताओं को ग्रहण किया। जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे और हम उसका एक तरह से औकात ही नहीं माप पाए, यानी बोलचाल के भाषा में, देसी भाषा में बोल सकते हैं कि बच्चों का औकात नापना ही मूल्यांकन कहलाता है। और बच्चे कितने कुशल हुए, बच्चे में कितनी योग्यताएं आया, बच्चे कितने अपनी योग्यता कितना ग्रहण अपने अंदर कर पाया, तो इन सब चीज़ों के लिए हमको क्या करना होगा, मूल्यांकन करना होगा। और मूल्यांकन का ये उद्देश्य है। समस्याओं का निर्धारण करना। अब बच्चा जब सीख रहा हो, पढ़ रहा हो, तो उसके सामने कई तरह का, हर बच्चे हर सब्जेक्ट में तेज नहीं होते हैं। तो किस सब्जेक्ट में बच्चा, कोई विशेष बच्चा किस सब्जेक्ट में उसके साथ समस्या हो रही है, या किस तरह का समस्या है, या क्या तरह का दोष है, तो यानी समस्याओं का निर्धारण करना तथा उसके दोषों को जानने की कोशिश करना। यानी हम मूल्यांकन इसलिए करेंगे, मूल्यांकन का उद्देश्य ये है कि बच्चे का समस्या क्या है, उसके अंदर दोष क्या है। अगला है कि बालक को उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध कराना। हम मूल्यांकन इसलिए करेंगे कि बच्चे उपचारात्मक शिक्षण हासिल कर सके। ये उपचारात्मक क्या होता है कि देखिए, दो वर्ड है, उपचार के साथ निदान भी है, उपचार के साथ निदान भी है। निदान में क्या होता है कि जैसे
निदानात्मक, यानी निदानात्मक में क्या होता है कि जब बच्चे के समस्याओं का पता लगा ले हम कि बच्चे किस वजह से पिछड़ रहे हैं, बच्चे किस वजह से नहीं सीख पा रहे हैं, तो इस चीज़ को कहलाता है निदानात्मक। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई बीमार, चलिए एक जैसे कि मान लिया जाए कि हमको जाड़ यानी ठंडा भी लग रहा है, कपकपी भी आ रही है और बुखार भी आ रहा है, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करता है, दवा नहीं देता है, वो ब्लड टेस्ट लिख देता है। और जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं तो डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाते हैं, तो उसको पता चल जाता है कि ये लक्षण क्या है, मलेरिया का है। रिपोर्ट में भी मलेरिया की पुष्टि हो गई। लेकिन जैसे मलेरिया की पुष्टि यानी बीमारी की पुष्टि हो गई, वो चीज़ कहलाया निदानात्मक। और अब क्या करेगा कि डॉक्टर दवा लिखेगा, कुनैन दवा जो सिनकोना पेड़ की छाल से बनता है, सिनकोना पेड़ की छाल से बनता है। यहाँ चलिए खेल में एक आपका ईवीएस का क्वेश्चन भी हो गया कि ये बार बार पूछता है कि मलेरिया का दवाई क्या है, कुनैन। मलेरिया की दवाई कुनैन है, किस पेड़ की छाल से बनती है, तो सिनकोना। तो यानी जैसे उसको दवाई लिख दिया, दवाई का नाम लिख दिया, तो ये चीज़ कहलाया उसका क्या, उपचारात्मक। तो उपचार क्या हो गया कि जब हम समस्या का पता कर लेते हैं तब उसका एक उपचार करते हैं, इलाज करते हैं, तो उसको उपचारात्मक कहते हैं। और जब हम उसके समस्याओं का पता लगा देते हैं तो ये कहलाता है निदानात्मक। तो बालकों का हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं, इसका उद्देश्य इसलिए है कि बालक को उपचारात्मक शिक्षण हम उपलब्ध करा पाएं। अध्ययन एवं अध्यापन दोनों का मापन करना, यानी हम पढ़ा जो रहे हैं, बच्चे पढ़ जो रहे हैं, हम मूल्यांकन करके क्या करेंगे कि हम दोनों का माप सकते हैं कि बच्चे कितना सीख पाया और हम उसको कितना सिखा पाए। तो यही मूल्यांकन का उद्देश्य भी है। बालकों के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करना, यानी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है कि बालकों के सर्वांगीण विकास मतलब शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक, चारित्रिक, सांवेगिक, ये किसी सभी तरह के विकास को गति प्रदान करना मेरा उद्देश्य होता है, इसलिए हम मूल्यांकन करते हैं। अगला है मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों एवं शिक्षक दोनों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त होती है। यानी जब हम मूल्यांकन कर लेते हैं तब हमको क्या होता है कि एक फीडबैक मिलता है कि बच्चे कितना सीख पाते हैं, और बच्चे को भी फीडबैक मिलता है कि हम इतना सीख पाए, हमको टीचर इतना सिखा पाए। आप लोग देखेंगे कोई भी चीज़ ऑनलाइन करते हैं ऑर्डर, जब आप रिसीव करते हैं तो वहाँ पर आता है फीडबैक मांगता है, वो 5 स्टार में रहता है कि आप अपना फीडबैक दीजिए। तो आप फीडबैक ऐसे नहीं दे देते हैं, आप क्या करते हैं कि उस सामान का आप मूल्यांकन करते हैं कि दाम के रेंज में चीज़ उस तरह का है या नहीं, चीज़ है तो चीज़ में क्वालिटी अच्छा है या नहीं है। तो उसके आधार पर तब आप क्या करते हैं कि फीडबैक देते हैं कि नहीं ये बेटर है, चीफ एंड बेस्ट है। तो उसी तरह मूल्यांकन के अंतर्गत क्या करते हैं कि छात्र और शिक्षक दोनों क्या करते हैं, फीडबैक प्राप्त करता है, दोनों फीडबैक प्राप्त करता है अपने कर्तव्यों को, अपने मतलब कहें कि अपने विकास को गति प्रदान करने के क्रम में वो क्या करता है, फीडबैक प्राप्त करता है। आगे आइए हम लोग देखते हैं मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन 3 प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। पहला है रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन, दूसरा है संकल्पनात्मक या योगात्मक या अंतिम मूल्यांकन, और तीसरा निदानात्मक मूल्यांकन। ये रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि ये बच्चों में कितना हम रचनात्मक गुण दे पाए, कितना रचनात्मक कार्य हम सिखा पाए, या कुछ ऐसे कार्य दे दें क्लास में जो कि उसके अंदर रचनात्मक हो। रचनात्मक किसको कहते हैं या निर्माणात्मक किसको कहते हैं कि जब बच्चे कोई नए चीज़ को सीख ले या नए चीज़ को जान पाए या पुराने चीज़ में नए चीज़ को जोड़ पाए, तो इसको कहते हैं हम लोग निर्माणात्मक। तो जब हम इस नए चीज़ को वो जोड़ पाया या सीख पाया या नहीं, इस चीज़ का मूल्यांकन करेंगे तो ये चीज़ कहलाएगा रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्लास टेस्ट ले लेंगे, कभी क्लास टेस्ट लेते हैं तो कभी जो है आपका असाइनमेंट यानी दत्त कार्य दे देते हैं, दत्त कार्य, कभी होमवर्क दे देते हैं। तो ये सभी क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन करने का एक
तरीका है, एक विधि है, एक प्रकार है। दूसरा है संकल्पनात्मक या योगात्मक या अंतिम मूल्यांकन। ये संकल्पनात्मक को संकलनात्मक भी कहते हैं। ये क्या होता है कि ये सत्र समाप्ति के बाद होता है। सत्र समाप्ति यानी पूरा सेशन जब समाप्त हो जाता है तब ये संकल्पनात्मक मूल्यांकन होता है, यानी कुल मिलाकर हम मूल्यांकन कर रहे हैं। तो सत्र समाप्ति के बाद जब मूल्यांकन करते हैं तो उसके सभी पक्षों का मूल्यांकन करते हैं कि चाहे वो अधिगम कितना कर पाया किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, या अपने सिलेबस के बारे में संपूर्ण रूप से वो सीख पाया या नहीं सीख पाया। शैक्षिक और गैर शैक्षिक, शैक्षिक जो शिक्षा से संबंधित हो, गैर शैक्षिक जो शिक्षा से संबंधित नहीं हो, यानी शिक्षा के साथ साथ जैसे कि खेल एक्टिविटी में कितना है, नाटक एक्टिविटी में कितना है, कविता या पोएम वगैरह वगैरह में क्या एक्टिविटी है। तो ओवरऑल जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो ये मूल्यांकन अंतिम मूल्यांकन कहलाता है, जो सबसे लास्ट में होता है सत्र समाप्ति के बाद। आगे है निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन हम जब बालकों के समस्याओं का पता लगा लेते हैं तो इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग निदान, अभी अभी बताए। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि बच्चे के सामने जो समस्या आई उसका हम मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे किस वजह से किसी भी चीज़ में किस वजह से पिछड़ रहे हैं, उसके सामने ये समस्या क्यों आई, उस चीज़ के प्रति वो क्यों नहीं सीख पाया उसको। तो ऐसे चीज मूल्यांकन को कहते हैं हम लोग निदानात्मक मूल्यांकन। आगे है अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं। देखिए ये सीधे सीधे प्रश्न पूछा हुआ था एक बार सीटेट में, और ये शायद किसी और स्टेट में भी पूछा हुआ था कि अच्छे मूल्यांकन के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है। तो इनमें से 3 ऑप्शन में था और एक कोई अलग से बाहर से दिया था तो वो नहीं था। यानी अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या क्या है? वैधता हो, विश्वसनीयता हो, व्यवहारिकता हो, न्याय संगतता हो और उपयोगिता हो। ये 5 को याद कर लीजिएगा। क्यों कि यहाँ से प्रश्न पूछता है कि अच्छे मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो वैधता यानी हम किसी भी चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो वैध होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए। यदि हम छोटे बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो अब हम 10th का, यदि 5 क्लास का बच्चा है 10th का मैथ पूछ दें, 10th का साइंस पूछ दें, तो उसके लिए वो वैध नहीं है, अवैध तरीका है। यानी अवैध यानी वैधता होनी चाहिए, जो माना संगत हो, न्याय संगत हो, यानी वैध होना चाहिए एक तरह से। दूसरा विश्वसनीयता, हम जिस चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं वो विश्वसनीय होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि 2 जोड़ 2 4 होता है तो दूसरा लड़का यदि 2 जोड़ 2 5 लिखता है तो वो गलत होगा। इसलिए गलत होगा कि ये एक विश्वसनीय है, विश्वसनीय होना चाहिए, कि विश्वास में होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि जब हम मूल्यांकन करें तो एक ही प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थी के लिए एक होना चाहिए, कोई डिफर नहीं होना चाहिए, कोई अलग नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होगा कि विश्वसनीयता होगा। अच्छे मूल्यांकन की व्यवहारिकता होनी चाहिए, जो व्यवहार में लाया जाता है। अब जैसे कि मान लिया जाए कि हम CO वीडियो या फिर IAS बनाना चाह रहे हैं और हम कहें कि जो ताड़ गाछ पे चढ़ गया जी, जो खजूर गाछ पे चढ़ गया जी, जो नारियल गाछ पे चढ़ गया वो ऑफिसर बन जाए। तो ये क्या है? ये व्यवहारिकता नहीं है, ये व्यवहार में ऐसा मूल्यांकन नहीं होता। तो यानी अच्छे मूल्यांकन की क्या होनी चाहिए? विशेषता के अंतर्गत व्यवहारिकता होना चाहिए कि हम उसी तरह से मूल्यांकन करें जो व्यवहार में है। यदि हम मानसिक स्तर का मूल्यांकन कर रहे हैं तो मानसिक स्तर से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। यदि हम शारीरिक मूल्यांकन कर रहे हैं तो शारीरिक मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न होने चाहिए। न्याय संगतता, अब ये न्याय संगतता भी होना चाहिए मूल्यांकन में। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या है? न्याय संगतता। मतलब कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मेरा मूल्यांकन होने वाला है, और दूसरी बात ये भी पता होनी चाहिए कि मेरा किस चीज़ का मूल्यांकन होगा। अब बच्चे को पता ही नहीं होगा और मूल्यांकन कर देंगे तो क्या होगा? वो न्याय संगत नहीं होगा। उपयोगिता, हम मूल्यांकन करें वैसे चीज़ों का जो उपयोग में भी हो। अब अनुपयोगी चीज़ों का मूल्यांकन नहीं कर सकते। जैसे कि मान लिया जाए कि हम जिस चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं वो उपयोग में, वो मूल्यांकन करने का तरीका है या नहीं है, इसको देखेंगे। अब जैसे ताड़ गाछ नारियल गाछ वाला बताए कि वो नारियल कहीं भी आप ऑफिसर बनाने के लिए कहीं भी ये उपयोग में नहीं है कि नारियल गाछ पे चढ़ा दें हम तो ऑफिसर बन जाएगा। क्यों? कि उसकी उपयोगिता नहीं हो। इसके अलावा जिस चीज़ का हम मूल्यांकन कर रहे हैं वो भविष्य में उस बच्चों के लिए उपयोगी भी होना चाहिए। ये था आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो।
और देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमको लग रहा है कि आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो होगा आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अगले वीडियो में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है इसी तरह पूरा डिटेल से करेंगे, पूरा डिटेल से चर्चा करते हुए आपको समझाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।